हेलो स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर वीडियो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के प्रूफ्स को डिस्कस करने के लिए बनाया जा रहा है। तो जो सबसे पहली बात हम लोग को जान लेना ज़रूरी है कि वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में टोटल मेन 3 प्रूफ है। एक काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ, एक पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ और एक लास्ट चैप्टर में फ्री फॉल का प्रूफ आता है वो। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फ्री फॉल का प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर प्रूफ या फिर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनर्जी के मेन 2 टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उसके पास जो एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज द एनर्जी possessed by an object because of its specific state or position is called as potential energy। या फिर the energy possessed by an object during its rest is called as potential energy। Kinetic energy on the other hand is nothing but the energy possessed by an object because of its motion। इन मोशन करते समय जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग प्रूफ निकालते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी हम लोग ये डस्टर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं जिसका मास है m, ठीक है। ये m मास वाले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था शुरुआत में और हमने इसको f नाम पहले कोई तो सर्टेन वैल्यू का फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट मोशन में जाता है। ये बात तो हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ी है कि व्हेनेवर अ सस्टेनेबल अप्लाइड फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ मोशन। मैंने सस्टेनेबल वर्ड इसके लिए यूज़ किया है क्योंकि वो फोर्स मास के ताकत का होना चाहिए। जितना ऑब्जेक्ट का मास है उतने ताकत का फोर्स होना चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे F मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया, मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो मूव करने लग गया। अच्छा, मूव करने से पहले जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो हम उसको 0 मीटर पर सेकेंड देंगे एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सम नंबर, जिसको हम यहाँ पे v देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ समय के लिए मूव कर रहा था और फिर वो जाके रुक गया, ठीक है। तो वो कुछ समय के लिए जितना वो मूव कर रहा था दैट इज टाइम t, एंड वो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट यानी कितना दूर तक जाता है उसको हम लेंगे s, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने टर्म्स को देखिए डिफाइन किया है। f हमारा अप्लाइड फोर्स है जो हमने ऑब्जेक्ट को अप्लाई किया है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, t टाइम है मोशन का एंड s ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम सम पॉइंट टू सम पॉइंट। चलिए डेरिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी वर्क से आती है क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो वर्क से ही शुरुआत करते हैं। हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, बराबर। ये फॉर्मूला हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है। अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई अलग टर्म ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या मिलता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम 1 मार्क करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 2 करते हैं क्योंकि इक्वेशन का भी काम है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। अभी न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू नहीं है। सेकंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड वाला भी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्प्लेसमेंट काफ़ी दूर है, ठीक है। यानी इक्वेशन में सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो सेकंड इक्वेशन से आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है। तो इसके लिए हम लोग न्यूटन का सेकंड इक्वेशन लेंगे। न्यूटन सेकंड इक्वेशन एक्चुअली थोड़ा अधूरा लग रहा है, आप इधर अकॉर्डिंगली लिखिएगा, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में हमने क्या कहा है कि u इक्वल्स टू 0, ये बात हमने स्टार्टिंग से कह के रखी है। तो इसके लिए यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय t
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब 0 इंटू टी हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम मार्क करते हैं नंबर 3। अब अगला काम हमें क्या करना है, आपको f के जगह पे ये लिखना है एंड s के जगह पे ये लिखना है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 2 एंड 3 इन 1। तो वर्क हमें क्या मिलेगा, वर्क इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये क्या बन जाएगा, हाफ को स्टार्टिंग में लाते हैं। ठीक है, हाफ एम ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो हम इसको 8 मल्टीप्लाइड बाई टी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ए स्क्वायर टी स्क्वायर था तो हम ए टी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में अलाउड है। अब ए टी स्क्वायर को मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैं थोड़ा सोचूंगा कि क्या मेरे पास न्यूटन का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ए टी साथ में आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ही लेते हैं। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी साथ में आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसको मार्क करेंगे नंबर 4। तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा है कि u इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, v इक्वल्स टू 0 प्लस ए टी। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज u इक्वल टू 0। एक्चुअली वो रीजन आप यहाँ पे भी लिखिएगा, काम में आएगा। ठीक है, 0 प्लस 80 क्या होता है 80। अब v इक्वल टू 80 हमें मिला है, लेकिन हमें 80 नहीं चाहिए, हमें 80 का होल स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू 80 द होल स्क्वायर। ठीक है, रीजन लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अभी आगे आपको क्या करना है, 80 द होल स्क्वायर की जगह v स्क्वायर हम लोग डालेंगे यहाँ पे। इस इक्वेशन को हम लोग मार्क करते हैं नंबर 5 एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 5 इन 4। तो हमें क्या मिलेगा, वर्क इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, 80 द होल स्क्वायर के जगह वी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया। अभी मुझे ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क, क्योंकि हम लोगों ने यही कहा था ना, वर्क आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी ही वर्क का पर्पस होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो लाइन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क का फॉर्मूला दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये काफ़ी सिंपल डेरिवेशन है, इत्मीनान से कीजिए, आराम से कीजिए, आपको ये डेरिवेशन आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को पॉज करके ये डेरिवेशन अपने नोटबुक में, साइंस नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं टुवर्ड्स एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं as the energy possessed by an object because of its specific state or position। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के पास तभी होती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। तो यहाँ पे हम कैसी कंडीशन मान के चलते हैं कि आपने कोई ज़मीन पे रखे ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया है एंड सो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है, और जब आप उसको रोक देते हैं ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी।
तो ऐसे ही हमारे पास कोई m मास का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर उठाया है। अभी आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो जमा होगी उसमें पहली बात तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरेगा तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन विल ओनली बी बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए हम लोग ए की जगह क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट की हाइट। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट ये लिखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर W इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय S। अभी हम लोगों को मालूम है आगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माँ होता है। आप यहाँ पे वापस लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करके। अभी आपको क्या करना है, ये ma को ऊपर डाल देना। तो हम लोग को देयरफॉर W क्या मिलेगा, W इक्वल्स टू ma मल्टीप्लाइड बाय S। तो क्या हो जाएगा, ma मल्टीप्लाइड बाय h। अब a के जगह आएगा g और s के जगह आएगा h, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो m इंटू जी इंटू एच क्या हो जाएगा, m g h। तो हमारे वर्क का फॉर्मूला हमें क्या मिला है, m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h। आगे हम लोग को मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले ये सॉल्विंग काफ़ी इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन उसको डालेंगे, a को g करेंगे, s को h करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही केस को डिस्कस कर लिया था। एंड फिर वर्क इक्वल टू mgh लाएंगे एंड बाद में क्या कहेंगे, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी आर वन एंड दी सेम, क्योंकि वर्क करने के लिए ही ऑब्जेक्ट का एनर्जी, ऑब्जेक्ट में एनर्जी कन्वर्जन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अब जो फ्री फॉल का डेरिवेशन है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है, तो उसी के अंदर वो कवर अप करेंगे। एंड न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पॉज करके पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन नोट डाउन कर लीजिए।